नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, तो बिहार सिविल्स को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, सेशन की शुरुआत होती है पहले सवाल से। विच आईएएस ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईबीबीआई। आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। बिहार कैडर के किस आईएएस अधिकारी को आईबीबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आईएएस ऑफिसर हैं रवि मित्तल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें बिहार कैडर मिला था। और ये 5 साल इसकी आईबीबीआई को 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। या तो 5 साल ये पूरा कर जाएं या फिर इनकी एज कितनी हो जाए, 65 ईयर्स। ठीक है, तब तक ये बने रहेंगे चेयरमैन के तौर पर आईबीबीआई के। ठीक है। और इसके किनको रिप्लेस किया रवि मित्तल ने? इनके पहले कौन थे? तो एमएस साहू। एमएस साहू है जो पिछले साल ही ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तब इनके जगह पर अभी फिर इन्हें और उस वक्त से ये पोस्ट एक्चुअली वैकेंट था और अब ये अपॉइंट कर दिए गए हैं रवि मित्तल। क्या आप बता सकते हो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा? तो वेरी इंटरेस्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब यहाँ से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बताइए कौन है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। रिसेंटली बिहार के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं आमिर सुबहानी को। ठीक है, एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो हाल ही में न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो वी ए नागेश्वरन बन चुके हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। फिर आरबीआई ने एक नया कमेटी, एक डिपार्टमेंट सेटअप किया है जिसका नाम है फिनटेक डिपार्टमेंट। तो फिनटेक डिपार्टमेंट के हेड कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार चौधरी। ठीक है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ जो कह सकते हैं, चेयरमैन एंड सीईओ, किन्हें अपॉइंट किया गया है? वीके त्रिपाठी। ठीक है। फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किन्हें अपॉइंट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? संजय कुमार सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। और इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक के चीफ किन्हें अपॉइंट किया गया है? वीएस पठानिया को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी है? ये हम बात कर रहे हैं जनवरी की डेटा का। ठीक है, जनवरी का डेटा जो कि फरवरी में रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे बेरोज़गारी दर जो है बिहार का वो थोड़ा सा कम हुआ है
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब हो चुका है 13.3%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। और दिसंबर में कितना था? दिसंबर में 16% था, जो आप समझ सकते हो कि 2.7% घटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022? 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का स्थल कौन सा है? तो कहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा? ये किया जाना है यूएई में। जी हाँ, यूएई में ये किया जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हालांकि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये जो होता था ऑलवेज़ केरला के अलापुझा जगह पे ये हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस बार ये यूएई में हो रहा है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और नेहरू इस ट्रॉफ़ी का इसलिए नाम है क्योंकि एक बार जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो 1952 में केरला में इस बोट रेस को उन्होंने विज़िट करने गए थे, इसलिए उनका नाम ये रखा गया है। और देखिए, केरल का एक कुंबलांगी गांव जो है वो हो चुका है देश का पहला ऐसा गांव सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव ये हो चुका है, तो ये याद रखिएगा। एक और गांव केरला का बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, और वो है कोल्लम ज़िले का ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में एक लॉन्च किया गया है द सिटीज़न इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव, इस कैंपेन के तहत कोल्लम ज़िले के जो भी लोग होंगे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट किया जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल्स उन्हें बताया जाएगा। इस तरह का कुछ इनिशिएटिव है। तो ये कहाँ पे? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज टीम हैज़ ओन आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल्स 2022? तो किस देश के टीम ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का फाइनल 2022 जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अपना देश भारत ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने ये जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था? वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये हमने मतलब भारतीय टीम ने अंडर 19 के जो इंडियन टीम है उसने ये 5वीं बार कारनामा करके दिखाया। जी हाँ, 5वीं बार हम ये वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, इस चैम्पियनशिप को जीत चुके हैं। और इस बार जो है इंग्लैंड को हमने 4 विकेट से हराया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा, भारतीय टीम का कैप्टन कौन था अंडर 19 में? कैप्टन याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यश धुल, ये इसका नाम है, ये कैप्टन था इस टीम का। और यश धुल जो है ये पहला ऐसा इंडियन प्लेयर भी हो चुका है जिसने किसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाया है। ठीक है, तो इस नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। अच्छा, अब जब ये मैच अब समाप्त हुई, ये चैम्पियनशिप अब जब समाप्त हुई, तो एक और अवार्ड की तरह एक तरह से दिया जाता है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? राज बावा ये इंडियन टीम का ही प्लेयर है। ठीक है, तो ये प्लेयर ऑफ द मैच रहा, यानी फाइनल्स जो मैच खेले गए उसका प्लेयर ऑफ द मैच। लेकिन अब जितने इस पूरे चैम्पियनशिप में जितने मैच खेले गए वो होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? ये रहा
डिवॉल्ड ब्रेविश। डिवॉल्ड ब्रेविस रहा ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये कहाँ का प्लेयर है? साउथ अफ्रीका का। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर पास्ड अवे रिसेंटली। सी वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया। वो कब से कब तक संसद की सदस्य थीं? जी हाँ, लता जी ये एमपी भी थी पार्लियामेंट से, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी। तो ये कब से कब तक की बात करी जा रही है? 1999 टू 2005 तक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, एक लीजेंड, मतलब लता मंगेशकर जी को कौन नहीं रिस्पेक्ट करता है। इनकी डेथ के बाद जो आने लगे, इनके लिए अफसोस लोग जताने लगे। उसके बाद वो अगल बगल नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी मैसेजेस आए हैं लता जी के लिए। तो अपने आप में एक आइकन थी, गायकी की दुनिया में एक शख्सियत थी। और ये ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में भी थी और मेंबर भी थी पार्लियामेंट की, राज्यसभा से ये मेंबर थी। ठीक है, 1999 टू 2005, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। और किस पार्टी से ये एमपी बनी थी? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, लता मंगेशकर का जो ओरिजिनल नाम है ना, वो हेमा मंगेशकर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब पॉलिटिक्स से जुड़ी इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ भी आपको लता जी यहाँ पे दिख रही होंगी। और प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी आपको लता जी दिख रही होंगी। तो एक आप कह सकते हो एक गज़ब का लेजेंडरी रहा है लता जी का। और इनका एक गाना जो काफ़ी आजकल वायरल हो रहा है, उनके साथ ही उनकी पिक्चर शेयर की जा रही है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। और अगर इनके बारे में चर्चा करूं तो इन्होंने 13 साल की उम्र से अपना सिंगिंग कैरियर की शुरुआत कर दी थी। 1942 में इन्होंने अपना पहला गाना गाया था और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और अवार्ड्स तो अपने लाइफ टाइम में इन्होंने काफ़ी अचीव किए हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स मैं बस बता रहा हूँ। जैसे 1969 में इन्हें मिला था पद्म भूषण अवार्ड। 1989 में इन्हें मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जी हाँ, और 1999 में इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2001 में इन्हें दिया गया था भारत रत्न। जी हाँ, लता जी को भारत रत्न मिल चुका है। आपको मालूम होगा भारत रत्न इतना ज़्यादा हाईएस्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड अवार्ड है कि बहुत ही रेयर पर्सन को भारत रत्न दिया जाता है। आपने हर साल पद्मश्री अवार्ड्स तो सुने होंगे, लेकिन भारत रत्न आप हर साल नहीं सुनते होंगे, कभी कभी ही सुनते होंगे किसी को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न हमारे लिए। और लता जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये इनकी मृत्यु हो गई 6 फरवरी 2022 को मुंबई में। ठीक है, तो 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड हाईएस्ट इंडियन फ्लैग हैज़ बीन होस्टेड इन विच स्टेट। दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है। यहाँ पे हम बात अगर दूसरे की कर रहे हैं तो पहला कहाँ पे किया गया था, तो पहला लद्दाख में किया गया था और ये 225 फीट लंबा था।
और ये दूसरा की हम बात कर रहे हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में होस्ट किया गया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू, इन्होंने ही होस्ट किया है और ये 104 फीट है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑन एडिशनल चार्ज। अतिरिक्त प्रभार पर किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन बन गए हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अब बन गई हैं सोनाली सिंह। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और सोनाली सिंह हैं 1987 बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर, ठीक है। ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। और सोनाली सिंह ने किसको रिप्लेस किया है? इसके पहले कौन थे? दीपक दास थे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, ना कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दो चीज़ बिल्कुल अलग हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम कैग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वैसे तो अगर देखा जाए तो ये CGA है। CGA और CAG, इसमें फ़र्क है, याद रखना। तो जो CGA है यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, तब बन गई हैं सोनाली सिंह। अगर हम यहाँ पे बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की हम बात करें, CAG की हम बात करें, तो कौन है प्रेजेंट में? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं अभी कैग, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो ये आपको याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। धार जिले में मनाया जाने वाला एक मांडू महोत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मांडू बेसिकली जो भगवान गणेश हैं उनको डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल, और ये मध्य प्रदेश के मांडू, उज्जैन और इंदौर, ये 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे ये मनाया जाता है मांडू फेस्टिवल। नेक्स्ट है 99 मिलियन ईयर्स ओल्ड फ्लावर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्रोटेक्टेड स्टेट इन विच कंट्री। किस देश में संरक्षित राज्य में 99 मिलियन वर्ष पुराने फूलों की खोज की गई है? तो ये किस देश में मिला है 99 साल पुराना फॉसिल्स फ्लावर की? तो ये मिला है म्यांमार में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और म्यांमार में आपको पता होगा तख्ता पलट हो चुका है और मिलिट्री यहाँ पे शासन कर रही है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जेल में ठूस दिया है, और उन पे अलग अलग तरह के कभी करप्शन के चार्ज, तो कभी कुछ के चार्ज, कभी कुछ के चार्ज लगाकर उनको निकलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो तख्ता पलट में ऐसा ही होता है। तो म्यांमार में 2 फ्लावर्स के जो फॉसिल्स हैं वो खोजे गए हैं, और बताया जा रहा है कि ये जो फॉसिल्स हैं वो 99 साल पुराने फ्लावर्स के हैं। और ये फूल, 2 को नाम याद रखिएगा, साइंटिफिक नाम ये दोनों का, फिल्लिका प्लोरबरमेंसिस
ये, और दूसरा यूफिलिका प्रिस्कास्टेलाटा। तो याद रखिएगा, फिलिका प्लोरबामेंसिस और यूफिलिका प्रिस्कास्टेलाटा। नेक्स्ट है अ शॉर्ट बायोग्राफी टाइटल्ड गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक पुस्तक लिखी गई है, एक लघु जीवनी। ये किसने लिखी है? इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा आपको मालूम होगा, ये प्लेयर हैं, एथलीट हैं जेवलिन थ्रो के, जिन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और ये ओनली प्लेयर थे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था। ये तो खैर नॉर्मल ओलंपिक की बात। अगर पैरा ओलंपिक की हम बात करें तो एक बिहार के प्लेयर ने भी गोल्ड मेडल जीता था। कौन थे? प्रमोद भगत। ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि एक दूसरा प्लेयर भी बिहार के पैरा एथलीट हैं, उनको सिल्वर मेडल मिला है, वो आपको कमेंट बताना उनका नाम। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2022? मानव बंधुत्व 2022 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो पहली बात, ये मनाया कब जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये मनाया जाता है 4 फ़रवरी को हर साल। तो क्या रहा इसका थीम? थीम रहा ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन रहा थीम। बेसिकली ये दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस रेज कर सके अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स और बिलीव्स के बारे में। एंड अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी मंदिरम स्मृति वनम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन श्रीकाकुलम ऑफ विच स्टेट? तो गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किस राज्य के श्रीकाकुलम में किया गया है? तो श्रीकाकुलम जगह किस राज्य में है? यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंध्र प्रदेश में ये आप देख पा रहे होंगे मंदिर का यहाँ पे पिक्चर, जिसका नाम है गांधी मंदिरम और स्मृति वनम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको इसमें गांधी जी की मूर्ति लगाई गई है, और साथ में जो अदर फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी मूर्ति इसमें लगाई गई है, और एक तरह से मंदिर ये बनाया गया है, फ्रीडम फाइटर्स का मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। और विश्वभूषण हरिचंदन ये हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। जी हाँ, सिर्फ एक कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। जी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलुगु, कर्नाटका कन्नड़, केरल मलयालम और तमिलनाडु तमिल। ठीक है। आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम, और आपको याद होना चाहिए विशाखापट्टनम में ही मिलन एक्सरसाइज होने वाला है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स।
वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।